आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ अभी नहीं ना? नहीं होता। ओके। अच्छा, यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे आईपीआर से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया है ना। इसके अलावा याद है यहाँ पे कुछ न्यू इश्यूज आ रहे हैं, जैसे जीन एडिटिंग। अगेन यहाँ पे हमने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी एथिक्स हमने देखा है कि उसके कुछ पॉजिटिव साइड्स होती हैं, है ना, वो प्रोग्रेस, इकॉनमी, न्यू स्किल्स, उन सब से रिलेटेड होती हैं। और एक क्या कहते हैं, एक यूटिलिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, यूटिलिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी एक नेगेटिव साइड होती है, जॉब लॉसेस वगैरह वगैरह, एंड डिसरप्शन इन अदर सेंस। डिसरप्शन दो टाइप के हैं, एक तो इकोनॉमिक हो गया, ठीक है, और एक पॉलिटिकल भी हो सकता है, ऑब्वियसली सोशल भी हो सकता है, बिकॉज पॉलिटिकल डिसरप्शन हो। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इफ द टेक्नोलॉजी इज यूज्ड बाय दोज इन पावर एज अ पॉलिटिकल टूल, एज अ टूल टू प्रोजेक्ट देयर पावर। फॉर एग्जाम्पल, पीपल माइट यूज AI टू प्रोजेक्ट देयर पावर, हाँ। इनफैक्ट जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब्स आए थे तो उसका यूटिलाइजेशन हुआ टू प्रोजेक्ट देयर पावर, है ना। ऐसे जीन एडिटिंग टेक्निक्स का यूटिलाइजेशन हो सकता है टू प्रोजेक्ट पावर। व्हाट इट, तो हाउ आर जीन एडिटिंग टेक्निक्स माइट बी यूटिलाइज्ड एज ए टूल टू प्रोजेक्ट पावर की। फॉर एग्जांपल, कोई जीन एडिटिंग टेक्निक आपको पता है, याद है, हमने उसमें पढ़ी थी साइंस एंड टेक में, क्रिस्पर, याद है? हाँ, CRISPR है ना। अब इससे क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं क्रिस्पर टेक्निक से? डिजीज को हाँ, न्यू ड्रग्स बना सकते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। हम जीन एडिटिंग कर सकते हैं, किसी भी टाइप की जीन एडिटिंग कर सकते हैं। हम किसी का क्लोन बना सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई करने का मतलब है, हो सकता है अगर एग्रीकल्चर में कर रहे हैं तो हो सकता है यील्ड बढ़ा दें, अगर पोल्ट्री में कर रहे हैं तो हो सकता है उसकी यील्ड बढ़ा दें, ठीक है। जैसे शीप जो है उसका वूल ज़्यादा हो, इस टाइप की हम एडिटिंग कर दें। एक और चीज़ कर सकते हैं, हो सकता है हम डिज़ाइनर बेबीज़ लाना शुरू कर दें। गॉट इट, किसी को चाहिए कि ज़्यादातर बच्चों की नीली आंखें हों, लेट्स डू इट, ठीक है, जीन एडिटिंग कर दी और होना शुरू हो गया। अब ये इस टाइप की टेक्नोलॉजी, जब भी ऐसी टेक्नोलॉजी होती है, आपको एक और चीज़ देखना है कि डिसरप्शन क्या इस सेंस में हो रहा है कि हम मान लो नेचर को ही डिसरप्ट कर रहे हैं। व्हाट इफ वी डिसरप्ट द नेचर इटसेल्फ? इन्वायरमेंटल इफेक्ट हमेशा हर किसी भी टेक्नोलॉजी का हो गई। जब ये वो टेक्नोलॉजी वाला जब हम लिख रहे थे ना, आपने लिखा था ना वहाँ पे हाँ, प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय टेक्नोलॉजीज, है ना। तो इसमें एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी लिख लो, वहाँ पर एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम लिखवाना भूल गया था मैं। हाँ, कोई भी नई टेक्नोलॉजी होती है उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है एनवायरनमेंट पर। फॉर एग्जांपल, AI का भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, डू यू नो, ऑन द एनवायरनमेंट। AI हमने अभी करा नहीं है ना, नहीं करा। AI का भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है ऑन द एनवायरनमेंट। हाँ, हर चीज़ पर, क्लाइमेट चेंज पे बड़ा इम्पैक्ट है। जैसे AI को रन करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर की ज़रूरत होती है, एन प्रोसेसर्स को चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की। एंड देयरफॉर सिंस AI हैज़ कम, जो बिजली का खर्चा है ना बहुत बढ़ गया है US में, गूगल का वगैरह वगैरह का। आपने देखा होगा रिसेंट टाइम्स में गूगल आपको बार बार ये कहता है आपकी मेमोरी फुल होने वाली है, मेमोरी बाय करो या फिर डिलीट करो। व्हाई इज़ इट फोर्सिंग यू टू डिलीट योर मेमोरी? बिकॉज बिजली का खर्चा बढ़ गया है, सिंपल, ठीक है। तो हर चीज़ का एक नेगेटिव इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट पर। क्रिस्पर का क्या नेगेटिव इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पर? हम ये ज़्यादा करेंगे तो सर ज़्यादा वो हाई हो जाएगा, क्या बोलते हैं, तो लोग और ज़्यादा एक्सप्लॉइट करना शुरू करेंगे।
यील्ड हाई होने का, जैसे अगर शीप का बुल पे अगर यील्डिंग हाई कर लेगा हाँ हाँ तो उस सेंस में हम शीप को और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। हाँ, ये हो सकता है, ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, बट और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। व्हाट इफ़, देखो जब हम साइंस टेक कर रहे थे तो हमने इस चीज़ पर फोकस करा था कि जब भी हम ऐसे एडिटिंग टेक्नोलॉजीज़ लाते हैं इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है इस पे। व्हाट इफ़ जब भी ये इम्पैक्ट होता है ना, हम हमेशा ना एक चीज़ हमेशा याद रखनी है। इस टर्म को कहते हैं रन अवे टेक्नोलॉजी। व्हाट इज़ रन अवे टेक्नोलॉजी? बहुत जल्दी खत्म हो, नहीं, रन आउट, मतलब वो इतनी तेज़ी से बढ़ रही हो कि हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए, है ना। व्हाट इफ़ द टेक्नोलॉजी वर्क सो वेल दैट इट मतलब गोज़ आउट ऑफ हैंड, है ना। अगर एआई है इतना ज़्यादा, अगर वो डेवलप हो गया कि वो रन अवे टेक्नोलॉजी बन गया। व्हाट इफ़ ह्यूमनॉइड्स बन गए, व्हाट इफ़ हमसे ज़्यादा समझदार बीइंग्स बनना शुरू हो गए, व्हाट देन, है ना। इस चीज़ को कहते हैं हम रन अवे टेक्नोलॉजी। क्रिस्पर एक रन अवे टेक्नोलॉजी, अगर क्रिस्पर से हर चीज़ का एक रन अवे टेक्नोलॉजी होता है ना। क्रिस्पर का रन अवे टेक्नोलॉजी क्या होगा इन केस ये बहुत ज़्यादा काम करे? फॉर अलग अलग हाँ, वेराइटीज बननी शुरू हो जाएगी। व्हाट इफ़ एक बैक्टीरिया को हमने एडिट करा है और वो इतना ज़्यादा इन्फेक्शियस हो गया है कि अब हम उसको रोक नहीं पा रहे, बैरियर नहीं लगेगा, समझ रहे हैं। तो रन अवे टेक्नोलॉजी क्या हो गया? जैसे डिजीज़ेस, तो बेसिकली लिमिटलेस बना देगा। हाँ, लिमिटलेस बना दिया, है ना। तो डिजीज़ हो गए, चाहे क्रॉप्स के डिजीज़ हो गए, सारे क्रॉप्स ख़त्म हो गए, या एनिमल्स के डिजीज़ हो गए, हमारे ऊपर इम्पैक्ट होना शुरू हो गया, या हमने ऐसे बीइंग्स बनाने शुरू कर दिए जो हमसे ज़्यादा पावरफुल हैं, या हमने इस तरीके से क्लोनिंग स्टार्ट कर दी जो कि सपोज़ जो रिच हैं उनको काफ़ी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ दे रही है ना। ये मतलब ऑब्वियसली फार फेच्ड है ये बहुत, है ना, बट रनअवे टेक्नोलॉजी का एक रिस्क होता है यहाँ पर। पर एक पॉसिबिलिटी है सर कि अगर हम किसी चीज़ को परफेक्शन की तरफ ज़्यादा कर दे तो वो इतना टॉलरेंट हो जाए कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल जैसे डिजीज़ की बात की तो वो उसको इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, वो अपना ही कोई अपना अलग स्टेज पे चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई दवाई, मान लीजिए कोई डिजीज़ है, कोई दवाई हमने जो बने वो काम ही नहीं करेगी क्योंकि उसका लेवल ही अलग हो गया, ज़्यादा मतलब वो अगर ऐसा हो गया तो ठीक ही है, मैं समझ रहे हैं आप क्या कहने हैं, मैं समझा नहीं कि हमने कुछ ऐसी दवाई नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे डिजीज़ की बात की तो उसको अगर ज़्यादा बेहतर करने के चक्कर में ऐसा ना हो जाए कि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वो उस पर काम ही ना करें। हाँ, वही तो हम कह रहे हैं, यही तो बात है, ठीक है, यही तो। और मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, तो क्या है ये है डिसरप्शंस। अब यूटिलिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से, विच मीन्स द सोसाइटी एट लार्ज हैज़ अ इंटरेस्ट इन दिस कि हमें अलाउ भी करना चाहिए कि नहीं, है ना। इसलिए याद है हम जब इन्वायरमेंट कर रहे थे वहाँ पे प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल आया था जहाँ पे भी जीन एडिटिंग की बात आई थी, है ना, कि जब भी जीन एडिटिंग इंडिया में मतलब GMOs जो होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, उनके लिए एक वो होता है ना इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। कोई भी जीन एडिटिंग का प्रोडक्ट होगा उसके लिए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होगा, और वहाँ पे अक्सर हम देखेंगे प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल की बात होती है, ठीक है। एज अ प्रिंसिपल ऑफ प्रिकॉशन वी मस्ट नॉट अलाउ टू डू ए फ्यू थिंग्स, है ना। क्यों? क्योंकि एथिकली ये गलत है अगर हम मतलब इसको रन अवे टेक्नोलॉजी अगर होने दें, है ना। तो अब सवाल ये उठता है कि अब आपको यहाँ पे कंसर्न समझ आ रहे हैं कि ये जो बायोएथिक्स के कंसर्न इस सेंस में क्या है कि हम जीन एडिटिंग में क्या हम ये सब काम कर सकते हैं, ठीक है। अब जीन एडिटिंग को चलो ऐसा करते हैं, जीन एडिटिंग को ही हम उठाते हैं आज। दो पॉइंट ऑफ व्यू हो गए, ठीक है। एक तो हो गया हमारा यूटिलिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू, क्या कि
डिसरप्शंस जो कॉज होंगे, ठीक है। सेकंड, अगर हम यूटिलिटेरियन की जगह डिओन्टोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू रखें, कुछ आर्गुमेंट्स और आते हैं। क्या आर्गुमेंट्स आते हैं कि जैसे आर वी इवन अलाउड टू प्ले विद नेचर, हु आर वी टू डिज़ाइन बेबीज, है ना। तो एक आर्गुमेंट ये आता है कि हु आर वी टू प्ले गॉड। ठीक है, जीन एडिटिंग में अक्सर ये आर्गुमेंट दिया जाता है कि भाई हम कौन होते हैं जीन को इस लेवल का एडिट करने वाले कि हम डिज़ाइनर बेबीज बनाना शुरू कर दें। ठीक है, हु आर वी टू, मतलब ये एक्चुअली दिस इज डिओन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट। इसी को मैं यूटिलिटेरियन में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। ही हु आर वी टू प्ले विद नेचर, बिकॉज व्हेन वी स्टार्ट प्लेइंग विद नेचर, हो सकता है हम कोई इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं, हो सकता है वो वापस हमारी तरफ आए, नई डिजीजेस बनकर आए या कुछ बनकर आए, है ना। तो यूटिलिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और डिओन्टोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे पास बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट हो जाते हैं इसके अगेंस्ट। अगेन फिर क्या हमें यह अलाउ करना चाहिए? सर वो पॉइंट आ सकता है कि हम उनके चॉइस कैसे लेंगे, वो क्या बनना है। हाँ, तो अगेन ये रोकने के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, ऐसे ही अलाउ करने के भी पॉइंट ऑफ व्यू सेम ही होंगे। यूटिलिटेरियन, सेकेंड डिओन्टोलॉजिकल। बताओ यूटिलिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हमें क्यों अलाउ करना चाहिए? कि सर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, रिसोर्सेज की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, तो हमारे नीड्स को मीट करने के हमें नए तरीके ढूंढने। बिल्कुल, एग्रीकल्चर में काम आ सकता है, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंट बनाने, है ना, एफिशिएंसी। जो भी हमने टेक्नोलॉजी में पॉइंट लिखे थे याद है, वो सारे पॉइंट आएंगे। एफिशिएंसी, है ना, प्रोग्रेस, न्यू जॉब्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जितने भी टेक्नोलॉजी के पॉइंट है, आपने एक बार टेक्नोलॉजी का पॉइंट समझ लिए ना, वो सारे पॉइंट हर जगह लगेंगे। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा, वो सारा दिमाग में थीम होनी चाहिए कि क्या हमने पॉइंट नोट करे, वो सारे पॉइंट आ जाएंगे। डिओन्टोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाई शुड वी अलाउ टेक्नोलॉजी, व्हाई शुड वी अलाउ दिस टेक्नोलॉजी टू रन? डिओन्टोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो गया? टेक्नोलॉजी में हमने करा था, अभी आपने बोला था ये पॉइंट, चॉइस, फ्रीडम। उनकी राइट नहीं है ये? क्या ये उनकी फ्रीडम नहीं है? हम उनको रोक ही किस बेसिस पे रहे हैं? ठीक है, बट हाँ, हम एक बेसिस पे रोक रहे हैं, व्हेनेवर, क्योंकि ये जो भी करा जा रहा है इसका सोसाइटी एट लार्ज पे इम्पैक्ट है। अगर सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट है तो सोसाइटी स्टेक होल्डर हो गया, और इस केस में हमें सोसाइटी की सुननी चाहिए। एंड सोसाइटी क्या कह रहा है कि ठीक है, आप ये अलाउ करो, ये सब करो, लेकिन विद रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स के साथ। ठीक है, और रूल्स क्या होंगे? इंडिया में कुछ लॉज लाने की कोशिश करी जा रही है जीन एडिटिंग के लिए। जीन से हम सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं, मतलब टेक्नोलॉजीज़ हैं, बट मतलब गलत इस, इस्तेमाल भी हो सकता है, हाँ वो तो हो ही सकता है। बट उससे डिटरमाइन कर सकते हैं समझने। नहीं, उसके लिए तो हमारे पास सिंपल टेक्नोलॉजी है ना, इससे हम क्यों करेंगे ये काम? हाँ, बट ये करा जा सकता है। अगर हम जीन एडिटिंग कर पा रहे हैं तो हो सकता है हम सेक्स डिटरमाइन ना करें, हम सेक्स चूज़ ही कर लें सीधे। डिटर्मिनेशन में तो ये होता है कि नेचर अपने आप चूज़ कर रहा है या मेल है या फीमेल, और हम फीमेल को मार दे रहे हैं, मेल को चूज़ कर रहे हैं, ये डिटर्मिनेशन हो गया। हम क्या कर रहे हैं, हम पहले ही चॉइस ले ले रहे हैं, तो वो एक हम एक्स हटा ही दे रहे हैं, एक्स वाई ही होगा।
फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम हो सकता है ना। देयर दैट्स वाई आई एम, जितनी भी प्रॉब्लम हो सकती हैं, इमेजिन कर लो जितनी भी हो सकती हैं, वो सब इम्पैक्ट कर रही है सोसाइटी को, देयर फोर सोसाइटी इज अ स्टेक होल्डर, है ना। एक हमारा वो था ना रूल्स, बायोटेक रूल्स, एक सेकेंड। अभी तक कोई केस हुआ है जीन हाँ इंडिया में ऐसा कोई केस हुआ है जीन एडिटिंग को लेकर? अभी तक इंडिया में इतने नहीं हुआ। एक सेकेंड, वो मैं एक बार ना वो लॉ एक आया था ना इंडिया का, हाँ, बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिल। रेगुलेट, तो कहने का मतलब हमें रेगुलेशंस की ज़रूरत है इसके लिए, है ना। तो जब हमने बायोटेक करा था ना, कुछ रेगुलेशंस करे थे जब हम साइंस एंड टेक कर रहे थे, है ना, तो उसका ध्यान रखना, वो लिख लेना। बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटरी अथॉरिटी बहुत पुरानी है, तो वो अब तो रिलेटेड आएगा नहीं उससे रिलेटेड कुछ, बट हाँ, एक नेशनल गाइडलाइंस फॉर जीन थेरेपी प्रोडक्ट एंड क्लिनिकल ट्रायल 2019 में एक आया था। फिर ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर एवोल्यूशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स, ये कुछ मैंने उसी समय आपको बताए थे। अच्छा हाँ, नहीं आया ना एक बिल, याद आ गया, डीएनए टेक्नोलॉजीज रेगुलेशन बिल 2019, है ना। यहाँ पे जब भी आप इसका आंसर करो ना, तो एक बिल का नाम ज़रूर रखना, क्या, डीएनए टेक्नोलॉजीज रेगुलेशन बिल 2019। 19 में लागू है। नहीं, अभी बिल ही है ये। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, डीएनए टेक्नोलॉजीज रेगुलेशन बिल। अच्छा नहीं, इसको विड्रॉ कर लिया गया। बता रहे थे। नहीं, लिख दो नाउ विड्रॉन। और वापस एक सेकेंड, लेट मी जस्ट चेक। गवर्नमेंट ने ये विड्रॉ करा है क्योंकि वो एक नया बिल लेकर आएंगे इसको रिप्लेस करके। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, तो ठीक है, इतना ही। वो बिल आया नहीं सर। हाँ, नहीं, वो अभी तक बिल आया नहीं है, 2023 में इसको विड्रॉ करा है, 1.5 साल हो गया इसको विड्रॉ करे हुआ। तो एक नया बिल गवर्नमेंट मोस्ट प्रॉब्ली बना रही है, ठीक है। चलो, ये हो गया जीन एडिटिंग से रिलेटेड। अब हम आते हैं, ये सारा बायो एथिक्स हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं एआई के ऊपर, क्योंकि एआई बहुत ही मतलब इम्पैक्ट डाल रहा है आजकल, है ना, एंड देयरफॉर एआई को डिस्कस करना ज़रूरी है। एआई में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या हैं हमारे पास? एआई की प्रॉब्लम्स क्या हैं? अब यूटिलिटेरियन स्टैंड पॉइंट से जाते हैं, है ना, यूटिलिटेरियन व्यू। बताओ प्रॉब्लम्स क्या हैं?
आपने कल एक प्रॉब्लम बताई थी एआई की, क्या? वो तो खैर मैंने बताई थी ना कि रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। आपने एक जीपीटी मॉडल से रिलेटेड एक प्रॉब्लम बताई थी। आपको एआई पता है? वैसे सबसे पहले देखते हैं एआई है क्या। एआई होता क्या है? एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। व्हाट इज इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू मेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली, ठीक है। क्या हम इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले पाते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉट एवर अमाउंट ऑफ डेटा इज़ प्रेजेंट, ठीक है। तो यही होता क्या है, एआई है। बस हम किसी भी एक सिस्टम को बहुत सारे डेटा के साथ ट्रेन करते हैं, ठीक है। और ट्रेन करने का मतलब है कि हम उसको बताते हैं कि जब भी ये स्टिमुलाई आता है ये रिस्पॉन्स देना है, ठीक है। हम पैटर्न रिकग्निशन कराते हैं। वंस द मॉडल इज ट्रेंड, ठीक है, डेटा की मदद से जब ट्रेनिंग हो गई तो हम ये बोल देते हैं कि एआई मॉडल एक तैयार हो गया है, ठीक है। अब एक बार ये मॉडल तैयार हो गया, इसको हम क्या करेंगे, इसको देंगे इनपुट और ये हमें देगा आउटपुट। बट हाउ इज दिस डिफरेंट देन कंप्यूटर्स? कंप्यूटर भी तो ये कहते हैं, उसको इनपुट डिवाइस से हम इनपुट देते हैं, कीवर्ड्स डालते हैं और आउटपुट मिलता है हमें स्क्रीन पे, है ना। उससे ये अलग कैसे है इनपुट और आउटपुट? बिकॉज हैं, बिकॉज ये जो आउटपुट है ये स्ट्रिक्ट सेट ऑफ रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, है ना। वो मतलब स्ट्रिक्ट सेट ऑफ रूल्स की ज़रूरत नहीं है इनपुट डालने के लिए, स्ट्रिक्ट सेट ऑफ रूल की ज़रूरत नहीं है आउटपुट डालने के लिए, समझ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे कि हम जब भी कंप्यूटर को इनपुट देते हैं वो ठीक सिंटैक्स में होना चाहिए, उसकी ग्रामर ठीक होनी चाहिए, तब जाकर एक आउटपुट देगा, अदरवाइज एरर दिखा देगा, है ना। ये काम ऐसा नहीं, ये एआई का जो मॉडल है वो ये काम नहीं कर रहा। उसको जो भी इनपुट मिल रहा है वह उसके ट्रेनिंग से जो भी है उसे पता लगा है कि कैसे पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना है, एक आउटपुट दे देगा, है ना। एंड द रिस्पॉन्सेज वुड बी ह्यूमन लाइक, या ह्यूमन लाइक नहीं बोलना चाहिए, है ना। उसको कोड नहीं चाहिए, हाँ कोड में नहीं चाहिए, उसका कोड नहीं, हाँ वही, उसको इसको प्रॉपर सिंटैक्स में नहीं चाहिए, है ना। ये वाइडर वेराइटीज़ ऑफ एप्लीकेशन के लिए हैंडल कर सकता है। अब जैसे मान लो हमने एक प्रोग्राम कोड कर लिया होता, कुल मिलाकर ये जो काम कर पा रहा है ना एआई का, ये इसकी एक खासियत क्या है कि दिस इज़ एबल टू थिंक, थिंकिंग एबिलिटी डेवलप हो पा रही है ना। एआई की आप डेफिनेशन लिखना चाहोगे? क्या हमने साइंस एंड टेक में यही करा था? डिस्कशन तो किया था, याद है। हाँ। उसके बारे में लिखा था कि वो याद है। ओके। डिस्कस तो किया था। देखो इंटेलिजेंस की सबसे पहले डेफिनेशन लिखो। इट इज द एबिलिटी to process data and make decisions. Make decision on a predefined pattern which the system has recognized by its own
इंटेलिजेंस का डेफिनेशन, इंटेलिजेंस हाँ, मशीन के कॉन्टेक्स्ट। मैं हर पर्सपेक्टिव में कह रहा हूँ। सिस्टम मतलब हमारा ब्रेन भी हो सकता है, ठीक है, कि हमने खुद से, अब देखो हम डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड पैटर्न, ठीक है, बट ये जो पैटर्न है किसी ने पढ़ाया नहीं है मेरे को, ये मैंने खुद रिकॉग्नाइज करा है। दिस इज इंटेलिजेंस, है ना। ये हम करते हैं ना कि भाई मान लो कि ऐसा करा हुआ है ना, 1 3 7 15 एंड सो ऑन सो फोर्थ और 31 और इस तरीके से। अब क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे से सी सेट के सवाल में कि बताओ यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, हम पैटर्न रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। क्या आप यहाँ पैटर्न रिकॉग्नाइज कर सकते हो? यहाँ 2 ऐड हो रहा है, फिर यहाँ नहीं 4 ऐड हो रहा है ना, और फिर 8 ऐड हो रहा है, फिर 15 के बाद क्या ऐड हो रहा है? 16 ऐड हो रहा है ना, फिर नेक्स्ट क्या ऐड होगा? सोचो सोचो, ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, इसका डबल क्या हुआ? नहीं, 32 ऐड होगा, है ना। 32 ऐड होगा, इसका आंसर आएगा 63, ठीक है। एनीवे, पॉइंट इज इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू डिटरमाइन ए पैटर्न, रिकॉग्नाइज ए पैटर्न, है ना। इफ ए सिस्टम डज दिस इंडिपेंडेंटली, दैट इज विदाउट एनी आउटसाइड हेल्प, तो सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? इंटेलिजेंट। हाँ, मेरे को पता है। अब हम ये क्यों कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंटली विदाउट आउटसाइड हेल्प? व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं, सिस्टम को इस तरह कोड कर देते हैं, कभी कभी हम ऐसे कोड करते हैं कि सिस्टम को खुद को पता होता है। मतलब फॉर एग्जांपल, हमने सिस्टम को कोड ऐसे करा है कि जब भी मैं इसको पेन को रब करूँगा तो जहाँ जहाँ मैंने रब करा है उस कोऑर्डिनेट पे एक वाइट मार्क बन जाए। ये इस सिस्टम को पहले से कोड करा गया है, ये पैटर्न इसने खुद से रिकॉग्नाइज नहीं करा है, ये हमने इसकी कोडिंग में कोड डाला है। दिस इज़ नॉट इंटेलिजेंट, है ना। इसको हमने पहले से सिखाया है कि ऐसा करना है ना। इस चीज़ को हम इंटेलिजेंट नहीं बोलेंगे। इंटेलिजेंट किस चीज़ को बोलेंगे? अगर इस सिस्टम ने खुद से रिकॉग्नाइज करा होता कि जब भी मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ तो उसको, मतलब मैं चाह रहा हूँ एक परफेक्ट सर्कल चाहिए, अगर ये खुद से रिकॉग्नाइज कर देता और जब भी मैं ये करता एक परफेक्ट सर्कल खुद बना देता, तो मैं इसको बोलता इंटेलिजेंट है ये, ठीक है। देन इट इज़ रिकॉग्नाइजिंग अ पैटर्न दैट व्हाट आई वांट, है ना। तो इंटेलिजेंट सिस्टम्स क्या होते हैं? इंटेलिजेंट सिस्टम्स होते हैं जो कि खुद से पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, है ना। तो व्हाट इज़, तो हम करते क्या हैं, हम उसे बहुत सारा डेटा देते हैं, डेटा टू ट्रेन, है ना। एंड व्हाट विद द हेल्प ऑफ दैट डेटा व्हाट इट इज़ रिकॉग्नाइजिंग इज, इट इज़ रिकॉग्नाइजिंग दैट व्हेनेवर दिस थिंग हैपन्स, दिस थिंग हैपन, स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स,
उसका एक पैटर्न वो रिकॉग्नाइज करता है, ये होता है पैटर्न रिकॉग्निशन। वंस इट आइडेंटिफाइज द पैटर्न, अब हम इसको एक इनपुट देंगे और ये एक आउटपुट देगा। ये हम क्या कह रहे हैं कि बिकॉज ये बेस्ड ऑन सर्टन पैटर्न दे रहा है, हम कह रहे हैं इट हैज़ द एबिलिटी टू थिंक, इट इज़ इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट, वाई इट इज़ इंटेलिजेंट? बिकॉज इट हैज़ आइडेंटिफाइड अ पैटर्न एंड दैट टू ऑन इट्स ओन। ठीक है, इस सिस्टम को क्या बोलेंगे? इंटेलिजेंट। ऐसा पॉसिबल है कि AI इतना एडवांस हो जाए कि खुद एक मॉडल डेवलप करे? हाँ, हो सकता है। 3 टाइप के AI होते हैं। एक होता है रिएक्टिव AI, ठीक है, एक है लिमिटेड मेमोरी AI और एक है सेल्फ अवेयर AI। ठीक है, रिएक्टिव AI क्या है कि वो पास्ट एक्सपीरियंस को फ्यूचर डिसाइड करने के लिए मतलब ऐसा नहीं कर सकता कि पास्ट एक्शंस को यूज़ करे फ्यूचर एक्शंस डिसाइड करने के लिए। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि इनपुट लिया इस मॉडल ने, कुछ आउटपुट दिया, अब ये आउटपुट पे हमारा रिएक्शन भी ये नोट करे, है ना। अगर ये नोट कर रहा है हमारा रिएक्शन, ठीक है, अगर हमसे पूछ रहा है डू यू लाइक द रिस्पॉन्स और हम कह रहे हैं येस, और इस पैटर्न को वो रिकग्नाइज कर रहा है कि जब भी ऐसा इनपुट आएगा ना और मैंने ऐसा रिस्पॉन्स दिया तो यूज़र को पसंद आएगा, उसने नोट कर लिया। एक और चीज़ आ गई ट्रेनिंग के लिए, कहने का मतलब हमारे रिस्पॉन्स से भी वो और ट्रेन हो रहा है ना। ये एक किस्म का ये इसको हम बोलेंगे लिमिटेड मेमोरी है, ठीक है। जो ये काम नहीं कर पा रहा, मान लो वो हमसे पूछ ही नहीं रहा कि आपका रिस्पॉन्स पसंद आया, अगर वो ये डेटा का और यूटिलाइज नहीं कर रहा है आगे, हम इसे कहेंगे रिएक्टिव AI। ठीक है, इट इज़ ओनली रिएक्टिंग। उसने एक बार ट्रेन कर लिया अपने आप को, अब वो ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा, इट इज़ जस्ट ए रिएक्टिव AI। इसका एग्जांपल होता है ड्राइवरलेस कार्स। ठीक है, 3 टाइप के AI हैं। सबसे पहले रिएक्टिव, ड्राइवरलेस कार। एक है लिमिटेड मेमोरी, लिमिटेड मेमोरी, मशीन लर्निंग टाइप ऑफ AI। ये क्या होते हैं कि जो भी ये रिस्पॉन्स मिला इसकी मदद से और अपने आप को ट्रेन कर रहा है। ठीक है, हम यहाँ पर है, दिस इज़ लाइक GPT मॉडल। GPT क्या करता है, हमारे रिस्पॉन्सेस को लेता है। ठीक है, जब हम बोलते हैं आई थिंक यू आर रॉन्ग और सही चीज़ ये है, तो GPT उस चीज़ को एक्नॉलेज करता है ना, और वो लर्न करता है ना। तो ये रिपीटेडली लर्निंग टाइप का AI है ना, इट इज़ लर्निंग। ठीक है, थर्ड एक और चीज़ हो सकती है इसमें, इस AI के साथ एक स्टेप और आगे जा सकते हैं कि वो इतना लर्न कर पाए कि वो सेल्फ अवेयर हो जाए। व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस? that it identifies that it exists। अभी GPT से पूछो that do you know that you exist। ठीक है, हो सकता है इसका अजीब सा जवाब मिले, है ना। क्या वो वाकई में अवेयर है कि उसकी एक आइडेंटिटी है? यू नो व्हाट इज़ आइडेंटिटी? अब ये फिलॉसफी का टॉपिक हो गया थोड़ा सा, ठीक है,
कि पॉइंट इज अगर उसने ये डिटरमाइन कर लिया कि उसकी भी एक आइडेंटिटी है, ठीक है, उसको ये पता लग गया कि जीपीटी कुछ है, मैं जीपीटी हूँ, अगर उसने ये कहना शुरू कर दिया ना मैं जीपीटी हूँ, ठीक है, सिर्फ कहना नहीं शुरू कर दिया, अंदर से मानना भी शुरू कर दिया। हो सकता है हमने खाली उसको कुछ कोड लिखा है जहाँ पे वो बोल दे कि हु आर यू, और वो बोल दे आई एम जीपीटी, है ना। बट वो अगर किसी तरीके से इस चीज़ से अवेयर हो गया कि व्हाट इज़ दिस आई, व्हाट इज़ आई, मतलब आपसे हम पूछो हु इज़ जोएल, आप क्या बोलोगे? हु इज़ जोएल? आर यू द बॉडी, और आर यू द आउटर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जोएल, आर यू द सोल ऑफ जोएल, ठीक है। या यहाँ पर चलो हम थोड़ा सा आगे पहुँच गए, भाई जीपीटी को सोल से क्या मतलब है, सोललेस बीइंग है, ठीक है, इफ़ समथिंग लाइक सोल एग्जिस्ट, ठीक है, तो वो उस सेंस में ये सोललेस बीइंग है। बट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ जोएल का सवाल, मतलब इसको जवाब देना आसान नहीं है। व्हाट इफ़ आपका एक एग्जैक्ट क्लोन बना दिया जाए, ठीक है, न्यूरॉन टू न्यूरॉन, एक एक चीज़ आप जो सोचते हैं वो सोचता है, लेकिन स्टिल कैन वी से दैट दिस पर्सन इज ऑल्सो जोएल एंड दिस पर्सन इज ऑल्सो जोएल? हाँ, तो कहने का मतलब है बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है आइडेंटिटी। व्हाट इज जीपीटी बिकम्स अवेयर ऑफ इट्स ओन आइडेंटिटी, व्हाट इट स्टैंड्स फॉर, ऐसी बातें करना शुरू कर दे, ठीक है, फिर वो बात करना शुरू कर दे इट दिस इज़ मी, और फिर वो बात करना शुरू कर दे मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, और फिर कह दे आई वॉन्ट राइट्स, आई वॉन्ट टू वोट। आप समझ रहे हैं, फ्यूचर में हो सकता है कि सेल्फ अवेयर हो जाए और फिर वो डिमांड करे हमसे कि आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस। मैं भी उतना सोच सकता हूँ, आई टू हैव कंपैशन। व्हाट इज एआई कंपैशनेट हो जाए, उसके अंदर फीलिंग्स आ जाए, सेल्फ अवेयरनेस। आप समझ, जैसे ही अवेयरनेस आ जाती है, जैसे ही आई का कॉन्सेप्ट हो जाता है, तो फिर आई के साथ भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि नहीं, आई वो भी आ जाता है ना, कि आई खुश है कि नहीं, इफ़ आई इज़ हैप्पी और नॉट, वो भी आ जाता है। व्हाट इफ़ एआई बिकम्स सेल्फ अवेयर, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद क्या हम नोट कर सकते हैं कि एआई की प्रॉब्लम्स क्या हैं? हमारे पास कंट्रोल नहीं है। हाँ, इसका तो कंट्रोल ही नहीं होगा, इसका क्या करेंगे? We won't be able to even pull the plug. Why? Because this AI is uploaded on the internet. जिस कंप्यूटर पर अपलोड होता है वो मान लो उसका सर्वर हमने पुल कर दिया, क्या पता अगर इफ़ इट इज़ अवेयर ऑफ सेल्फ एंड इट थ्रेटन एंड इट सीज दैट इट इज़ थ्रेटन्ड बाय प्लगिंग आउट ऑफ ए सिस्टम, देन व्हाट वुड इट डू? इट वुड इमीडिएटली अपलोड इट सेल्फ टू सम अदर कंप्यूटर, प्रॉबेबली अपनी प्रोग्रामिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, हज़ारों कंप्यूटर में वायरस डाल दे, सो दैट इट जस्ट लिव्स ऑन। व्हाट इफ इट स्टार्ट्स fearing डेथ? वंस इट स्टार्ट्स fearing डेथ, इसको कोई नहीं मार सकता। देन लाइक ह्यूमंस इट वुड डू एनीथिंग टू सर्वाइव, है ना। खैर एनीवे, हम फालतू की डिटेल्स में पहुँच गए, इतनी डिटेल में हमें जाना नहीं था। फ़िलहाल के हमारे जो एथिकल डिलेमास हो रहे हैं एआई में, वो क्या है, कुछ आइडिया? और बेसिक में जाते हैं, जीपीटी के मान लो क्या है, जीपीटी की प्रॉब्लम्स क्या हैं? आप कल कह रहे थे हिंदू में कुछ आया था। कि अभी भी सब वो उस पर बायसनेस है। हाँ, सबसे पहली प्रॉब्लम है डेटा सेट। वो डिपेंड करता है कि उस पर ध्यान कौन बैठा, वो उतना ही डालेगा जितना। हमने एआई को कैसे ट्रेन करा, उसको दिया था डेटा और उससे बोला था रिकॉग्नाइज द पैटर्न,
उसने जहाँ जहाँ देखा वहाँ पे पैटर्न रिकग्निशन में ऐसा मिला, और उसको इंग्लिश के टेक्स्ट हमने सिखाए हैं सारे, ठीक है। जैसे जहाँ जहाँ डेटा देखा वहाँ देखा USA बेस्ट डेमोक्रेसी, USA बेस्ट डेमोक्रेसी, USA बेस्ट डेमोक्रेसी, पैटर्न रिकग्निशन। इंडिया वर्स्ट डेमोक्रेसी, वर्स्ट डेमोक्रेसी, वर्स्ट डेमोक्रेसी, पैटर्न रिकग्निशन। ये तो बायस हो गया टुवर्ड्स, मतलब टुवर्ड्स USA एंड अगेंस्ट इंडिया। तो किस टाइप का हम डेटा इसको फीड कर रहे हैं, उस टाइप से ये पैटर्न रिकग्नाइज करेगा, है ना। और फिर उस हिसाब से अपने मॉडल को ट्रेन करेगा, अपना मॉडल बनाएगा। अब जब भी कोई इनपुट दे रहा है, प्लीज़ टेल मी विच इज़ द बेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और वो बताएगा USA इज़ द बेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। आ रहा है अभी भी, क्या आ रहा है, चेक करो GPT क्या बोलता है, विच इज़ द बेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। हाँ जी, शायद उसको ट्रेन कर दिया हुआ या बोलने के लिए इस चीज़ का जवाब नहीं देना है, आई डेयर नॉट स्पीक। नहीं, इन द वर्ल्ड। बैलेंस कर रहा है। नहीं, वो नहीं, वो तो फिर कोई इंडेक्स बता रहा है ना, वो अपना नहीं दे रहा। हाँ, इतना समझदार हो गया वो। बट द पॉइंट इज़, बहुत ही सटली ये डेटा हमने उसको किस टाइप का दिया, उस टाइप से वो फेवर करना शुरू कर देगा, उन साइंटिफिक थ्योरीज़ को फेवर करना शुरू करेगा जो डेटा हमने उसको ज़्यादा दे रहे हैं, उन पॉलिटिकल थ्योरीज़ को ज़्यादा फेवर करना शुरू कर देगा। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ बेटर, लिबरल डेमोक्रेसी और सोशल डेमोक्रेसी, अरे इंडिया में रिलेटिवली सोशल डेमोक्रेसी है ना, हो सकता है वो बोलना शुरू कर दें लिबरल डेमोक्रेसी इज़ बेटर, ठीक है, चेक करो, बेटर लिबरल डेमोक्रेसी और सोशल डेमोक्रेसी। क्या कह रहा है, बस है ना, फिर इसने जवाब नहीं दिया। कंक्लूजन में देखना, There is no definitive answer to this system is superior as the effectiveness of each depends on the specific context and values of the system. Some nations successfully blend elements of both creating systems that are चलो समझिए। GPT इन चीज़ों में ढंग से आंसर नहीं दे रहा है ना, वो जान रहा है कि sources है Reddit, Wikipedia, क्या कर सकते हैं, Eason magazine, liberal और social democrat, चलो छोड़ो, हम करते हैं, बट सारे ही वेस्टर्न, ठीक है। तो अब समझ गए, तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, एक तो डेटा में ही प्रॉब्लम आ सकती है, एक प्रॉब्लम है ये, ठीक है, हो सकता है वो बायस हो जाए, ठीक है। इसमें सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, बायस है, ठीक है, एक प्रॉब्लम है कॉपीराइट की, कहाँ से डेटा उठाया इसमें, अपने आप को ट्रेन करने के लिए न्यूज़पेपर से, इंटरनेट से, हमारी वेबसाइट से, हर जगह से उठाया उसने डेटा। क्या उस वहाँ पे कॉपीराइट उसने चेक करा कि है कि नहीं, किसी का भी डेटा उठा लिया है ना, बिना ये देखे कि भाई वहाँ पे कॉपीराइट क्लेम है कि नहीं, है ना, कॉपीराइट का इशू आ रहा है। न्यूज़ वेबसाइट से कह रहे हैं हम इतनी मेहनत करके ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करके कुछ लिखते हैं और यूज़र्स हमारे पास ही नहीं आ रहे, हम इसमें कॉपीराइट लगा रहे हैं, एंड स्टिल देन ये फिर भी क्या काम कर रहे हैं, उस डेटा को सीधे चूस ले रहे हैं। और अभी तो चलो आपको ये भी बता रहे हैं कि किस सोर्स से उन्होंने उठाया, अक्सर वो सोर्स भी नहीं बताते कि कहाँ से लिया वो कंटेंट, ठीक है, ये हो गया। तो GPT टाइप के मॉडल्स की ये प्रॉब्लम है सबसे पहले कि वो डेटा कहाँ से उठा रहे हैं और कॉपीराइट्स वगैरह क्या है। तो और एक और चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल कि जब भी ये तो चलो ये भी ठीक है, अगर हमने वो दिखाना शुरू कर दिया कि भाई इमेजेस बताने शुरू कर दी,
है ना, और उसमें ये दिखाना शुरू कर दिया कि एक स्वीपर की फ़ोटो लाओ, वो हमेशा एक डार्कर स्किन का बंदा लेकर आएगा, है ना, ये एक बायस है, समझ लो। क्या गाड़ी ना है पर वो भी ब्लैक है सर, जो भी है, फिर भी कलर ब्लैक है सर। हाँ आप समझ रहे हैं क्या प्रॉब्लम है। ये एक प्रॉब्लम हो गई कि ये हमारे डेटा के साथ बायसेस और कॉपीराइट की प्रॉब्लम हो गई। सेकेंड प्रॉब्लम है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। हमने एआई मॉडल को ट्रेन कर दिया, व्हाट अबाउट दिस आउटकम, है ना। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि मान लो ड्राइवरलेस कार हमने बनाई, ठीक है, और उस ड्राइवरलेस कार ने एक्सीडेंट कर दिया। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट? उसका मालिक टेस्ला का, या टेस्ला कार, या फिर टेस्ला गाड़ी जिसने ओन करी, जिसने खरीदी वो, है ना। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है। एक आता है मिस यूज़ ऑफ एआई, है ना। व्हाट इफ़ द आउटपुट ऑफ दिस इज़ मिस यूज्ड? सबसे पहला यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, ये कल हमने डिस्कस करा था। एक पॉइंट है मिस यूज़। व्हाट अबाउट डीप फेक्स, है ना, वो है। फिर इन सब के करने के बाद हमें और जो बड़ी प्रॉब्लम आएगी, इनके राइट्स की प्रॉब्लम आएगी। व्हाट इफ इट बिकम्स सेल्फ अवेयर? राइट्स ऑफ एआई बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। फिर इसके बाद फियर ऑफ रन अवे टेक्नोलॉजी, नहीं, ये फिर भी ठीक है। और वो भी जनरेटिव एआई है। हाँ, रियल, ठीक है। रन अवे टेक्नोलॉजी यहाँ पे किस सेंस में हो सकती है? जैसे अक्सर ये देखा गया है कि जब भी एक एआई बॉट दूसरे एआई बॉट से बात कर रहा होता है, कुछ केसेस में वो जिबर लिंगो में स्विच कर जाते हैं। मतलब वो मशीन टाइप के ट्रांसलेशन में स्विच कर जाते हैं, जो हम नहीं समझ पाते। अगर क्या हम अलाउ कर सकते हैं कि दो एआई जिबर लिंगो में बात करें एक दूसरे से, है ना? पता हम अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, है ना? सेल्फ अवेयर एआई को हम अफोर्ड कर सकते हैं नहीं, है ना? ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब इस सेंस में हम क्या, अब हमारा मेन काम क्या है, एथिक्स का मेन काम क्या है? हम इस टाइप के स्टैंडर्ड्स, रूल्स लाना चाह रहे हैं, इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं कि ये सारी प्रॉब्लम्स से हम बच जाएं। ठीक है, हमारे प्रॉब्लम्स हैं, इसको हम जितने भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसको रेड में मैं एनसर्कल कर देता हूँ। ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं। इनफैक्ट हो सकता है ये पूरी चीज़ ही हमारे लिए प्रॉब्लम हो। इन प्रॉब्लम से हम कैसे बचें? हाँ, जैसे एक सिस्टम में ही वो कोड इनपुट कर दे कि वो उस दायरे से बाहर ही नहीं जा सकते, है ना? तो कहने का मतलब है हमें इसके लिए एक रेगुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए एक रेगुलेशन करनी पड़ेगी। इसको हटाते हैं। सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए रेगुलेशन। ठीक है, क्या कि कोई ह्यूमन हार्म ना हो, है ना? ह्यूमन हार्म के अगेंस्ट हमें चाहिए रेगुलेशन। हमें चाहिए डेटा सेट्स रिप्रेजेंटेटिव्स हों। रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि वाइडर डेटा सेट हो, ठीक है, प्लस ये ओपन हो कि क्या डेटा सेट इन्होंने यूज़ करा,
ठीक है, फिर रेगुलेशन ये सेट कर देगी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो। है ना। और कुछ हम कर सकते हैं, एक वो था ना ब्लेचली पार्क समिट हुई थी, यूके में हुई थी। ब्लेचली पार्क समिट थी या ब्लेचली पार्क कॉन्फ्रेंस थी, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। एआई से रिलेटेड था, हाँ 5-6 महीने हो गए। सर वो अभी जो हुआ था जो ग्लोबल एआई समिट, हाँ एक ग्लोबल एआई समिट भी था। वो ग्लोबल एआई समिट इन रेगुलेशन से रिलेटेड इतना नहीं था जितना कि इससे रिलेटेड था कि एआई की टेक्नोलॉजी पुश करने के लिए। इंडिया उस पे वो हाँ हाँ ब्लेचली डिक्लेरेशन है, ब्लेचली डिक्लेरेशन, ठीक है। ये एआई सेफ्टी समिट इन यूके, ये एआई सेफ्टी समिट, ठीक है। और ब्लेचली पार्क डिक्लेरेशन हुआ था, ये ब्लेचली पार्क में हुआ था, इसलिए ब्लेचली डिक्लेरेशन इसको कहते हैं। ठीक है, तो हमें रेगुलेशन चाहिए। सेकंड काम हमें चाहिए कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो। ठीक है, जब भी इसका जब मतलब कि भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ आएगा, ये हमने आपको बताया था ना कि कुछ हमारे पास वाटर पॉइंट्स होते हैं, कुछ फ्यूल पॉइंट्स होते हैं, है ना। ये हैं फ्यूल पॉइंट्स, ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो हर जगह आने चाहिए। इसके अलावा बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब फॉडर हैं। हाँ BLECH LEY ब्लेचली पार्क, यूके में एक जगह है ब्लेचली पार्क। हाँ हमारे पास काफ़ी सारे वर्किंग कोर्स के हैं। तो ये आया तो एक सब्जेक्ट में हाँ, हमें मॉनिटर करना है और मिटिगेट करना है रिस्क को, पूरी दुनिया को मॉनिटर करना है ये रिस्क। दिस कैन बी अ डिज़ास्टर, और यहाँ पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के सारे नियम लगने हैं। इन फ्यूचर हो सकता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट पर हमें यही पढ़ना शुरू करना है, हो सकता है टेक्नोलॉजी पढ़ना शुरू करना है, कुछ नहीं पता। इसके अलावा जो फॉर्डर पॉइंट्स है, टेक्नोलॉजी के इल इफेक्ट से बचने के लिए हम क्या क्या करना चाह रहे थे। वैसे टेक्नोलॉजी के और कौन से इल इफेक्ट्स होते हैं, इन जनरल टेक्नोलॉजी के जो इल इफेक्ट्स होते हैं। यस, इकोनॉमिक डिसरप्शन, सोशल डिस्पैरिटी, है ना, ये सब। तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए भी हमें कुछ चाहिए कि हम कुछ मतलब इस टाइप के स्टेप्स लें कि द टेक्नोलॉजी इज़ अवेलेबल टू ऑल। है ना, उसकी ट्रेनिंग करें, क्योंकि अब जॉब लॉसेस होंगे, है ना। हमें ट्रेन करना है लोगों को इन न्यू टेक्नोलॉजी, है ना। और जो भी दूसरी चीज़ें मतलब टेक से रिलेटेड हमने जो कुछ भी लिखा था उन सब का कुछ सोल्यूशन दे दो, ठीक है। वो हो गए हमारे फॉर्डर पॉइंट। इतने मेन पॉइंट नहीं है, इसको टॉप पे मत लाना। मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट ये है
कोई ह्यूमन गलती से हार्म ना हो, डेटा सेट रिप्रेजेंटेटिव हो, बायसेस ना हो, ताकि बायस से हमें डील करना है, उसका सोल्यूशन ये है। ठीक है, वो सेल्फ अवेयर एआई हो गया तो उसका सोल्यूशन ये है। ओपन हमें रखना है, ट्रांसपेरेंसी, भाई बायस नहीं है, ये चीज़ तुमने वाकई में करी, हमें दिखाई भी दे, है ना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करी जाए। है ना, बस यही है। इसके अलावा एक और एथिक्स आता है, साइबर एथिक्स। साइबर एथिक्स, साइबर एथिक्स से सिर्फ कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। हाँ, एआई हो गया। साइबर एथिक्स में बहुत सारी टर्म्स आती हैं। साइबर एथिक्स मीन साइबर रूल्स, है ना। तो बहुत सारी हमारे पास टर्म्स आती हैं, जैसे सबसे पहली है प्राइवेसी। ठीक है, प्राइवेसी किस सेंस में हम साइबर एथिक्स में बात करते हैं, जैसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट। अब वो पता है साइबर एथिक्स में प्राइवेसी का सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? यस, डेटा लीकेज। ठीक है, डेटा सेलिंग, डेटा स्टोरिंग विदाउट एनी कंसेंट। है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है प्राइवेसी से रिलेटेड। तो इसके लिए हम करते क्या है कि डेटा लीक ना हो, ये सब। पहली बात तो हमें स्टैंडर्ड्स बेटर चाहिए। स्टैंडर्ड्स किस चीज़ के? सिक्योरिटी के। इट इज़ द फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्टी विच स्टोर्स आवर डेटा टू प्रोवाइड एडिक्वेट सेफगार्ड्स। इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गूगल कि अगर उसने हमारा डेटा लिया है तो वो कहीं लीक ना हो, है ना, वो डेटा सेल ना करे, फेसबुक ना बन जाए। ठीक है, हमारा डेटा सेल विदाउट इन्फॉर्म्ड कंसेंट ना हो। इन्फॉर्म्ड कंसेंट, वहाँ पे आई एग्री का बटन आता है नीचे, वहाँ आई एग्री दबने से पहले पहली बात वो कॉम्प्लेक्स जो स्टेटमेंट हो वो कॉम्प्लेक्स ना हो कि हम किस चीज़ के लिए एग्री कर रहे हैं। साफ साफ हमसे कंसेंट सिर्फ ले नहीं लेना है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, हमें बताएं कि वो हमारे डेटा के साथ क्या क्या करेंगे, है ना। ज़्यादातर कंपनियां छुपा देती हैं इस चीज़ को। कैसे? वहाँ पे साफ साफ लिखा है एग्री, वो कह रहे हैं टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लो। कौन पढ़ रहा है वो टर्म्स एंड कंडीशन? क्यों इतनी लंबी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है? कुल मिलाकर 100 बातों में एक बात बताओ ना कि इसका मतलब क्या बैठ रहा है, तुम क्या करोगे हमारे डेटा के साथ, है ना। तो ये चीज़ तो हमें चाहिए कि इन्फॉर्म कंसेंट हो जाए, फिर वो डेटा जो सिक्योर मतलब स्टोर करें, बहुत सिक्योरली करें, ठीक है, और उतना ही यूटिलाइजेशन करें जितना कि उन्होंने कंसेंट लिया है हमसे, है ना। और ये सारी चीज़ें हमें एक रेगुलेटरी अथॉरिटी चाहिए जो इस चीज़ को रेगुलेट करे। ठीक है, और इसके लिए इंडिया में एक बिल है, कौन सा? आई थिंक 2019 था। ठीक है, फिर
ये तो चलो ये हो गई, एक प्रॉब्लम ये हो गई। सेकंड प्रॉब्लम होती है हमारे सर्विलेंस की। सर्विलेंस की प्रॉब्लम मतलब ट्रैकिंग आर वेयरअबाउट्स, ट्रैकिंग अस। ठीक है, और यहाँ पे भी एक्चुअली सोल्यूशन यही है। ठीक है, बट यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है। ट्रैकिंग अस में दो चीज़ें हैं। ठीक है, एक तो सिंपली वो लीगल कंसेंट वाली चीज़ है, ये चीज़ हो गई। व्हाट इफ गवर्नमेंट इटसेल्फ सर्वेल, गवर्नमेंट इटसेल्फ इज मिसयूजिंग द डेटा इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी, व्हाट देन? है ना, तो इस सारी डिबेट कहाँ पर आई थी? ये सारी डिबेट डेटा प्रोटेक्शन बिल में आई थी, है ना। क्या क्या है कि डेटा प्रोटेक्शन बिल गवर्नमेंट पे वो नहीं हो रहा अप्लाई। ठीक है, हमारा जो पोजीशन है वो यही है क्या कि हाँ, सिक्योरिटी मैटर्स के लिए गवर्नमेंट ये अलाउ कर सकती है। हाँ हाँ, वो तो है ही। ठीक है, तो ये सारा हो गया प्राइवेसी से रिलेटेड। ठीक है, और भी इसकी और भी 3-4 चीज़ें हो जाती हैं, जैसे ऑनलाइन स्टॉकिंग। ठीक है, अब ऐसी चीज़ें तो परफेक्ट क्राइम ही है। है ना, अब इसके लिए क्या चाहिए? हमें क्रिमिनल लॉ को बेटर करना है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब सेकंड आता है साइबर एथिक्स में। सेकंड हमारा मेन इशू है फ्री एंड ओपन इंटरनेट। ठीक है, फ्री और ओपन इंटरनेट का मतलब क्या हो गया? फ्री इंटरनेट का मतलब ये नहीं कि आपको फ्री में इंटरनेट दिया जाए, वो वाला फ्री इंटरनेट नहीं। फ्री इंटरनेट मीन्स यू आर अलाउड टू यूज़ एनी वेबसाइट। ठीक है, विच मीन्स कि बैन्स ना हो। ठीक है, बैन्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए हमें नहीं पता। ठीक है, बट हाँ, ऑब्वियसली सर्टेन क्या कहते हैं वेबसाइट्स है, जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड। यहाँ पे एक इशू आता है। ठीक है, फिर एक आता है नेट न्यूट्रलिटी का इशू। व्हाट इफ जो इंटरनेट हमें प्रोवाइड कर रहे हैं वो खुद फेसबुक वाले हैं। ठीक है, या जियो है, जियो में पार्टनरशिप हो गई है फेसबुक की, 10% स्टेक खरीद लिया रिलायंस में। किसने? जियो ने, ओ सॉरी फेसबुक ने। और वो कह रहे हैं कि यू आर द इंटरनेट प्रोवाइडर, रिलायंस इज द इंटरनेट प्रोवाइडर। व्हाट फेसबुक इज नाउ टेलिंग इज कि जब भी आप कुछ लोड करें, कि कुछ भी वेबसाइट लोड करवाएं, तो जब भी फेसबुक लोड हो रहा हो किसी के मोबाइल पे तो स्पीड तेज़ कर देना, और कुछ भी लोड हो रहा हो थोड़ा सा धीरे कर देना। व्हाट देन? तो होगा क्या? लोग धीरे धीरे फेसबुक को यूज़ करना शुरू कर देंगे, बाकी चीज़ें यूज़ करना बंद कर देंगे। ये नेट न्यूट्रलिटी के अगेंस्ट है। व्हाट इज़ नेट न्यूट्रलिटी? दैट जो रिसोर्सेज हैं इंटरनेट के, वो सारी वेबसाइट्स को इक्वली प्रोवाइड करे जाएं। ठीक है, कभी भी ऐसा ना हो कि स्पीड जो है डिफरेंट हो फॉर डिफरेंट वेबसाइट, स्पीड डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, या डेटा लिमिट्स नहीं होनी चाहिए अलग अलग वेबसाइट के लिए अलग अलग। ठीक है, ये सारी चीज़ क्या है? ये है नेट न्यूट्रलिटी।
ठीक है। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आती है, जैसे यहाँ बैन्स वाली जो बात थी ना कि अक्सर हम बैन कर देते हैं। व्हाट अबाउट ब्लॉकिंग ऑफ पॉलिटिकल कंटेंट? कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि YouTube अक्सर कुछ वीडियोस को बैन कर देता है ना। व्हाट अबाउट पॉलिटिकल कंटेंट का बैन होना? ठीक है। फिर इसमें एक और चीज़ आती है, डार्क इंटरनेट। डार्क इंटरनेट क्या होता है? वो इंटरनेट जो हमारा सर्च इंजन है ना, वो क्रॉल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वो इंटरनेट जो कि क्रॉल नहीं कराया गया है। हेलो, बताइए। अच्छा, मैं अभी क्लास में हूँ, आप मेरे को 2-3 घंटे बाद कॉल करिएगा। नहीं, 2-3 बजे। ठीक है, बस ये हो गया। अब इसके अलावा जो ये तो दो मेन इश्यूज़ हैं साइबर एथिक्स के। ठीक है, इसके अलावा कुछ और इश्यूज़ हैं जैसे पब्लिक डिसेंसी और ये सारी चीज़ें, वो हम इतना इस पे नहीं जा रहे हैं ना। मतलब ऐसे तो लोग गलत के ज़्यादा ही यूज़ करते हैं, बट वो उसमें भी अक्सर जर्नलिस्ट यूज़ करते हैं क्योंकि उनको अपना ट्विटर पे अपना कंटेंट नहीं डाले, इसलिए वो एनोनिमसली अपलोड करते हैं ताकि सच है। वो डार्क नेट नहीं है, वो फिर भी आपको दिख रहा है ना। डार्क नेट क्या होता है? जो कि आपको नहीं दिख रहा। यूज़ करते हैं ना कोई जर्नलिस्ट, वो अपना कंटेंट वहाँ डाल देते हैं ताकि वो एनोनिमस रहे। देखो क्या होता है कि सर्च इंजन पे कोई भी चीज़ तब दिखाई देती है जब उस वेबसाइट को गूगल का मान लो सर्च इंजन क्रॉल कर ले रहा है, पढ़ ले रहा है पूरी वेबसाइट। व्हाट इफ़ जो वेबसाइट्स हैं वो अपनी जो कंटेंट है उसको गूगल को सर्चेबल नहीं बना रही, क्यों? गूगल पे सर्च ही हो, क्यों? वो छुपे रहना चाहते हैं सर्च इंजन से, या किसी भी निगाहों से छुपे रहना चाहते हैं। वही मतलब वो डार्क नेट पे अपलोड करते हैं उस चीज़ को ताकि कोई ना पढ़ पाए। नहीं, ताकि वो वहाँ पे अपलोड करके। ये वो इंटरनेट है जो कोई ना पढ़ पाए, कोई देख ना पाए। ठीक है, इस टाइप का इंटरनेट, मतलब अराउंड 80-90% ऑफ द इंटरनेट वो है जिसको कि हम पढ़ नहीं पाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने अपनी एक वेबसाइट बनाई, किस लिए बनाई? ताकि खाली मेरी ऑर्गेनाइजेशन आपस में बातें कर पाए, है ना। मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, अपना बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है, और मैं चाह रहा हूँ कि हमारे एम्प्लॉयज़ आपस में मेल इधर से उधर करें। सिर्फ इसके लिए मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ, और उसको मैं पब्लिसाइज भी नहीं कर रहा, किसी को नहीं पता है, बस उन 5 लोगों को पता है जो लोग आपस में बिज़नेस कर रहे हैं, मान लो, है ना। ये डार्क इंटरनेट है, मैंने उसको क्रॉल ही नहीं कराया, मैंने गूगल सर्च इंजन को बोला ही नहीं कि उसको क्रॉल कर ले। आप समझ रहे हैं? तो ये चीज़ क्या हो गई? ये हो गया डार्क इंटरनेट। क्यों? क्योंकि लोगों को दिख नहीं रहा है कि क्या हो रहा है। बट अब इस डार्क इंटरनेट की एक प्रॉब्लम क्या है कि बिकॉज दिस पार्ट ऑफ द इंटरनेट इज़ नॉट एक्सेसिबल टू ऑल, therefore what people with mal intentions do is, यहाँ पे ड्रग ट्रेड होता है, ट्रैफिकिंग होती है अलग अलग किस्म की, इंक्लूडिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वेपन्स, हर टाइप की ट्रैफिकिंग डार्क इंटरनेट पे फिर होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अक्सर फिर ये चीज़, ये फ्री एंड ओपन इंटरनेट हो गया। फिर यहाँ पे सवाल उठता है कि शुड VPNs बी अलाउड, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स। व्हाट इज़ VPN? VPN करता क्या है? ओरिजिनल लोकेशन जो हमारा है उसके अलावा हमें मतलब देखो क्या करता है ये कि आपका जो नेटवर्क आपका जो IP एड्रेस है वो किस टाइप से डिफाइंड होता है? वो आपका एड्रेस है। कोई भी इंटरनेट से इंटरनेट कैसे चल रहा है कि ये एक कनेक्शन है बिटवीन यू एंड समवन एल्स।
ठीक है। और ये जो कनेक्शन है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होकर आ रहा है। आप जब यूट्यूब की वीडियो देख रहे हो, है ना, आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हो अपने लोकल सर्वर को, ठीक है, वो अपने डेटा सेंटर को रिक्वेस्ट कर रहा है, वो किसी और डेटा सेंटर को रिक्वेस्ट कर रही है। मान लो डायरेक्टली डेटा सेंटर को रिक्वेस्ट जा रही है, ये वाले डेटा इस एड्रेस पे भेजो, किस एड्रेस पे जहाँ से रिक्वेस्ट आई है, ठीक है। अगर वो एड्रेस बार बार चेंज हो रहा है, वो कैसे भेजेगा? या एड्रेस फिक्स नहीं है, उसको पता ही नहीं है डेटा कहाँ जाना है, पैकेट में बंद बन के, हमें नहीं पता, है ना। तो ये प्रॉब्लम है। इसलिए होता क्या है कि हर किसी के पास एक एड्रेस होता है, ठीक है। और ये एड्रेस क्या है? ये एक पब्लिक नेटवर्क है, सबको पता है ये एड्रेस क्या है, क्योंकि उस एड्रेस तक जाना था कुछ सामान। व्हाट इफ़ हम इस एड्रेस पर डायरेक्ट पहुंचाने की जगह हम क्या करें, एक सर्वर पे पहुंचाएं, उससे दूसरे सर्वर पे पहुंचाएं, और ये दूसरा सर्वर क्या कर रहा है, बार बार आपका एड्रेस जो है ना वो चेंज कर दे रहा है। एक प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट कर रहा है। प्राइवेट नेटवर्क क्या है कि आपका एड्रेस पहले कुछ बता रहा है, फिर कुछ बता रहा है, और आप खाली एक सर्वर के साथ कनेक्टेड हैं और खाली इसको पता है आपका एड्रेस क्या है। जितना भी डेटा मिल रहा है वो इसको मिल रहा है, और ये पहले इस एड्रेस पे भेज रहा है, इस पे भी आप हो, फिर इस एड्रेस पे भेज रहा है, इस पे भी आप हो। आपको सारा डेटा मिल तो जा रहा है, बट क्या है कि बार बार आपका एड्रेस चेंज होकर मिल रहा है। और कोई एक सर्वर है जो सिर्फ इस एक सर्वर को पता है कि ये क्या है आपका एड्रेस जो बार बार चेंज हो रहा है। इससे आपका इंटरनेट थोड़ा सा स्लो होगा, क्योंकि डेटा ट्रांसफ़र रैंडमली हो रहा है थोड़ा सा, है ना, लेकिन आपको कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा, है ना। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इस तरीके की चीज़ होती है कुछ, ठीक है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये अलाउ होना चाहिए, है ना। मिसयूज़ ज़्यादा है ना। IPR तो नॉर्मल सी चीज़ है। VPN मतलब ये थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स सिनेरियो पहुंच जाता है ना। VPN के बारे में पता होना चाहिए अगर एथिक्स में अगर सवाल गलती से भी आता है ना। हम कर क्या रहे हैं, ज़्यादातर चीज़ों को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, और ज़्यादातर चीज़ों में एक जैसे, क्योंकि पॉइंट्स बनेंगे, हम उन सबको एक साथ कर ले रहे हैं ताकि आपके दिमाग में पॉइंट्स बैठे रहें। जब भी इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आए, आप फ्यूल पॉइंट्स एक दो डाल लो और 3-4 फोल्डर पॉइंट्स के साथ कवर करके एटलीस्ट वो आंसर लिख दो, है ना। ये ना हो कि आपके पास लिखने को भी कुछ ना हो, है ना, ठीक है। तो ये हमारा टेक्नोलॉजी के साथ सारा एथिक्स हो गया, ठीक है, और कुछ है नहीं। अब हमें करना है 2 चीज़ें करनी है, बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट एथिक्स, ठीक है। आज हमारे पास और टाइम बचा नहीं है, इसको मैं सोचता हूँ फिर कल करते हैं। कॉर्पोरेट एथिक्स हमारा उसका पार्ट है, मेन सिलेबस का एक पार्ट है, ठीक है। चलो ठीक है, कोशिश करना कल जल्दी आना, है ना। जी सर। मैं कोशिश करूँगा, मैं भी जल्दी आऊँगा, उसको फिर कवर करेंगे। चलो ठीक है। कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन जनरली पूछ सकता है? अभी तो फिलहाल मैंने क्वेश्चन तो नहीं देखे, बट जनरली कैसे क्वेश्चन मतलब कहाँ पूछ सकता है सर? देखो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या इन जनरल, आप टेक से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, या इन जनरल कैसे आ रहे हैं? ये टेक से सर, अभी तो फिलहाल AI थोड़ा वो है तो उसके क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है सर। हाँ, एक सेकंड, यहाँ पे हम डाल देते हैं हमारा 2024 एथिक्स हर बार एक आध क्वेश्चन टेक्स्ट से आता ही आता है। देखो AI पर आ गया, द एप्लीकेशन ऑफ AI एज अ डिपेंडेबल सोर्स ऑफ इनपुट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रैशनल डिसीजन मेकिंग is a debatable issue. Should we allow AI to be used in decision making, rational decision making? ये तो बहुत फास्ट
हाँ, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव क्यों नहीं कर सकते? कहाँ कहाँ कर सकते हैं? पहले तो इमेजिनेशन के घोड़े दौड़ाओ, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? वेयर कैन वी यूज़ AI इन एडमिनिस्ट्रेशन? एडमिनिस्ट्रेशन लेवल तक हम वहाँ कर सकते हैं, जैसे कि डेटा कलेक्शन फॉर एग्जाम्पल। ओके, लैंड मान लीजिए कोई आपको बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है और उसको आपको ऑर्गेनाइज करना है, यस। वहाँ पर हम use हम ये बता सकते हैं कि किसने टैक्स दे दिया, किसने नहीं दिया, ये बता सकते हैं ट्रांजैक्शंस चेक करके कहाँ पे फ्रॉड हो रहा है। और ये हम नहीं कर सकते कि किसको देना है, या मतलब वो मतलब थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा कि अगर हम AI को ही डिसाइड करने दे दें कि इस पे रेगुलेशंस कर रहे हैं। नहीं, रेगुलेशन तो सब पे लग रहे हैं, हाँ, बट किसके ऊपर रेट डालनी है ये हाँ, AI डिसाइड कर रहा है। ये- हम क्यों नहीं दे सकते? ये तो हम बता सकते हैं। AI हमसे ज़्यादा समझदार है, AI हमसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है। तो उसमें थोड़ा बहुत सारा ह्यूमन एलिमेंट्स डिपेंडेंट होता है। हाँ, वो सब सही है। हम AI चैट बॉट्स बना सकते हैं। आप पासपोर्ट के लिए आप कुछ कर रहे हो और उससे पूछने की कोशिश कर रहे हो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, प्लीज़ मैं इस तारीख को नहीं आ सकता, क्या मेरे को आप ये तारीख बता सकते हैं मेरे लिए कौन सी सूटेबल होगी, और वो आपको तारीख दे देता है। ये कर सकता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं कि जैसे की तरह गाइडलाइंस सबको तो याद नहीं होता, हाँ, तो हम ये चेक करवा राइट, सकते हैं एकदम, कि हमने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन उसको फीड करा दिए और कोई बंदा जाकर पूछ रहा है अब मेरे को एक पेंसिल की फैक्ट्री खोलनी है, कैन आई ओपन इट इन दिस एरिया, मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा, मेरे को क्या क्या रेगुलेशंस अडॉप्ट करनी पड़ेगी, किस किस से परमिशन मांगनी पड़ेगी, और उन परमिशन के लिए मेरे को एड्रेस दे दो। सबका दे दिया उसने, है ना, बढ़िया यूज़ AI का। वाई कैन नॉट वी यूज़ इट इन AI? तो पॉइंट इज़ अ डिबेटेबल इशू। उन्होंने बोल दिया क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट फ्रॉम एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू। दोनों साइड को देना पड़ेगा। हाँ, अब पॉइंट ये है कि सबसे पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि क्या क्या एप्लीकेशन पॉसिबल है, ठीक है, और बहुत छोटे में बताना पड़ेगा AI कर क्या सकता है। ऑर्गेनाइज कर सकता है, यस, उसके बाद हमारे बिहाफ पे डिसीजन मेकिंग कर सकता है, डेटा को बेटर एनालाइज कर सकता है, हाँ, सर्वेलेंस कर सकता है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें। नाउ अब जब ये देखते हुए सरकार का डेटा एनालाइज कर दिया, सर्वेलेंस कर दिया, डिसीजन मेकिंग कर दिया, और इंटरेक्शन विद द गवर्नमेंट, पीपल टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन को बेटर कर दिया, ठीक है, और मे बी सिंप्लीफाई कर दिया पीपल के लिए पूरे गवर्नेंस स्ट्रक्चर को। ये 4-5 काम कर दिया। इफ़ AI इज़ डूइंग दिस, अब क्रिटिकली एग्जामिन करना है एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमें अलाउ भी करना चाहिए। सर सबसे पहला प्रॉब्लम तो वही आ गया कि क्या? अभी लॉज और गाइडलाइंस जब समझ में आ गया तो उसका एक्सपेक्ट करना ज़रा आसान होता है, क्योंकि लोगों को समझ में आया कहाँ लूपहोल्स पता चल जाएगा ना सर, क्योंकि आपको ऑलरेडी जब गाइडलाइंस होता है तो आप उसको एक्सपेक्ट करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, आप दो, मैं कह रहा हूँ नेगेटिव जा रहे हो, पहले पॉजिटिव पॉइंट दो। पॉजिटिव तो वही सर, जैसे ऑर्गेनाइज हाँ। हाँ, नहीं, ये पॉजिटिव नहीं है, ये तो हम कर सकते हैं। अच्छा। अब ऐसा करके अच्छा क्या है, ये क्यों अच्छा है? गवर्नमेंट एफिशिएंसी बढ़ गवर्नमेंट एफिशिएंसी बढ़ रही है, रिसोर्सेज का कम मतलब वो, एग्जैक्टली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। और दूसरा ये हो गया है कि गवर्नमेंट का वर्क फोर्स कम हो जाएगा। हाँ, वो ठीक है, हम मतलब कम खर्चे में हम ज़्यादा कर रहे हैं, क्या हम लोगों तक पहुंच रहे हैं? अभी क्या है, हमने गवर्नेंस करा नहीं है। जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स पे जाएंगे ना, है ना, जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स पे जाएंगे, गवर्नेंस वाकई में हम डेप्थ में जाएंगे, गवर्नेंस के क्या क्या डायमेंशंस होते हैं हम बताएंगे, क्या डायमेंशंस होते हैं कि पीपल सेंट्रिक होनी चाहिए गवर्नेंस, क्या ये पीपल सेंट्रिक है, क्या गवर्नमेंट और ज़्यादा पास पहुंच गई है, क्या ये ट्रांसपेरेंसी और ला रहा है, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि नियम जो लिखे गए हैं, रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज, एक्ट्स, जो कुछ भी लिखे गए हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में है। दिस इज सिंप्लीफाइंग इट, एंड सिंप्लीफिकेशन मीन्स ट्रांसपेरेंसी, है ना, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो कहने का मतलब क्या है, उस सेंस में एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो रही है और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आई थिंक वी शुड अलाउ, बट देन प्रॉब्लम्स क्या हैं?
बोला हो सकता है सर मैंने कि क्या? आसान होने की वजह से एक्सप्लोइटेशन बढ़ सकता है। नहीं, आसान होने की वजह से कभी एक्सप्लॉइटेशन नहीं बढ़ता, मुश्किल होने की वजह से बढ़ता है। जितना हमने ओपेक बना दिया, जितना डिफ़िकल्ट बना दिया गवर्नेंस को, उतना करप्शन चलेगा। क्यों? आसान बनाने के लिए हम करप्शन करते हैं प्रोसेसेस को। तब तो फिर इस पे हम वो बोल सकते हैं काफ़ी लोगों का जॉब लॉस होने वाला है। जॉब लॉस एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक हो सकता है, और डिपेंडेंसी आ सकता है सर ज़्यादा कि लोग एक तरीके हाँ, से सही बात है। यू नो एआई पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाए कि वो ओवर डिपेंडेंसी आ सकती है, ठीक है। और ये हो सकता है कि सर कभी अभी इलेक्ट्रिसिटी ऐसा तो नहीं है कि ज़िंदगी भर रहेगा, कभी ना कभी ब्लैकआउट कुछ तो हो सकता है अगर ग्रिड कुछ हो गया। ओ अच्छा, इन केस ऑफ सम क्रिटिकल फेलियर ये ओवर डिपेंडेंसी है, हाँ, डिजास्टर वगैरह हो गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमारा डेटा ही लॉस हो जाएगा पूरा, मान लो हम उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं, फिर वो तो इनको डेटा मैनेजमेंट करना पड़ेगा ना, अलग अलग सर्वर पर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। NIC अपना डेटा बहुत अच्छे से मैनेज करता है, बहुत सारे सर्वर्स हैं उनके पास। मतलब मैं उस एंगल में जा रहा था कि मान लीजिए कोई डिजास्टर हो जाता है तो ये पूरा एक स्टॉक पे आ गया क्योंकि वो उस पर उसके बिना फिर काम नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, समझ रहे हैं कहाँ कहाँ आ रहा है। फिर और देखते हैं, और कुछ आया है, एक्सप्लेन डायमेंशंस ऑफ एथिक्स दैट इन्फ्लुएंस ह्यूमन एक्शन। अच्छा, एक और चीज़, ये सारा यूटिलिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ है ना। आप डियोंटोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह सकते हो कि क्या ये सही है। डियोंटोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या कहते हैं, क्या ये सही है राइट्स के मामले में, और उस लेवल पे इज़ इट डेमोक्रेटिकली राइट टू डू दिस, इज़ इट कॉन्स्टिट्यूशनली राइट टू डू। डियोंटोलॉजिकल आप समझ गए ना क्या होता है, उस सेंस में भी कुछ पॉइंट सोचने की कोशिश करना है ना। बिकॉज इन प्रिंसिपल इज इट राइट, येस इट इज़ राइट इन प्रिंसिपल बिकॉज इट इज़ मोर डेमोक्रेटिक व्हेन गवर्नमेंट इज नियर टू द पीपल, है ना। व्हेन कम्युनिकेशन इज बेटर गवर्नमेंट कम्स नियर, है ना। एंड व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल इज रिड्यूस्ड, इट मीन्स बेटर डेमोक्रेसी। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑल्सो इट इज़ गुड, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना यूटिलिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ एक डियोंटोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी लेकर चलना कि कॉन्स्टिट्यूशनली सही है कि नहीं, डेमोक्रेटिकली सही है कि नहीं, प्रिंसिपली सही है कि नहीं, है ना। हो सकता है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू भी आप ले आओ, है ना, ला सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा, बट कोशिश करना कि वैसे ना लाओ, एक तरफ ज़्यादा ना हो, है ना। ठीक है, फिर इट इज़ नॉट इनफ टू टॉक अबाउट पीस, वन मस्ट ऑल्सो बिलीव इन इट। ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो नहीं है ना। आगे चलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल एथिक्स आ गया, ठीक है, कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज आर द आउटकम्स ऑफ ह्यूमन ग्रीड इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, इंडिकेटिंग ये, ठीक है। हाउ डू यू पुट एन एंड टू दिस टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड ब्रिंग इक्विलिब्रियम बिटवीन सोसाइटी एंड एनवायरमेंट। कैसे करोगे? अब यहाँ पे डियोंटोलॉजिकल और यूटिलिटेरियन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू आ जाएंगे। भाई हमारा हम कह रहे हैं कि हमें वो करना चाहिए जो हमारे लिए बेटर है। हम शॉर्ट टर्म गोल क्यों देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म देखें ना, हमारे लिए इन द लॉन्ग रन क्या बेटर है, वो असली यूटिलिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू वो होगा। उस सेंस में हमें इक्विलिब्रियम लाना है, ठीक है। और प्लस इन प्रिंसिपल हु आर वी टू प्ले विद नेचर, हु आर वी टू टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशंस, है ना। तो उस टाइप का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ उठा लेना, है ना। इनको लिखने की कोशिश करना, जो जो चीज़ें हमने कर लिया ना उसको लिखो, है ना। 2024 का पेपर है, पहला वाला क्वेश्चन लिखो, इसको लिखो, ठीक है। हमेशा 2-3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे टेक्नोलॉजी और इन सब से, एप्लीकेशन पार्ट से। ग्रेट थिंकर्स हटाओ, ग्रेट थिंकर्स हटा देते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस अनजस्ट, ये एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट मैंने आपको बताया था, डियोंटोलॉजिकल एथिक्स हम कर रहे थे ना तब, बट हम इस जस्ट एंड अनजस्ट वाली चीज़ को ना हम फिर से करेंगे एक बार, कब? जब हम वेस्टर्न फिलोसफर्स करेंगे, ठीक है। ये कौन है? सर वेस्टर्न में भी सारे तो इम्पोर्टेंट हैं सर, खाली इतने नाम मैं जो आपको बताऊंगा वो करना बस, ठीक है, सारे नहीं करना है। ये सिविल सर्विसेज से रिलेटेड है, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स हम आगे करेंगे। भारतीय न्याय संहिता से रिलेटेड आ गया, चलो ठीक है। इंडियन कल्चर है, मिशन कर्मयोगी स्कीम से रिलेटेड है, गवर्नेंस है, और उसके बाद सेक्शन बी। तो दो, मैं बोल रहा हूँ 2-3 सवाल, एक दो सवाल मिनिमम आएंगे, टेक से आएगा, टेक एंड एनवायरनमेंट। तो इसमें आपको रेडी रहना है बस, बाकी तो है ही।
कल एक बार एआई से रिलेटेड एक नहीं, 2024 का ये सवाल करना, क्वेश्चन नंबर 1 एंड इन्वायरमेंटल एथिक्स वाला, टेक्नोलॉजी एथिक्स वाला, दोनों सवाल करना। ठीक है, फिर हम करेंगे कॉरपोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड। कॉरपोरेट गवर्नेंस पे हर 2 साल में एक सवाल आता है। कल हम कॉरपोरेट गवर्नेंस करेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट एथिक्स, मतलब ये इसमें गवर्नेंस वगैरह में आ जाए।